आरबीएससी कक्षा 12 बायोलॉजी अध्याय 41 के पिछले वीडियो में हमने रेशम कीट की प्रमुख प्रजातियां, इसका जीवन चक्र और रेशम उत्पादन में काम आने वाले यंत्र पढ़े। इस वीडियो में हम रेशम उत्पादन के चरण देखते हैं। तो आप 4 चरण देख रहे हैं। पहला बीजगार प्रबंधन, दूसरा बीज की आपूर्ति, तीसरा कोकून या कोए का बनना और चौथा कोकून से रेशम की प्राप्ति। बीजगार प्रबंधन में देखते हैं हम, बीज का मतलब होता है रेशम कीट का अंडा ही बीज कहलाता है। इसका उद्देश्य देखें तो पशुपालकों को बीज उपलब्ध कराना और रेशम कीट की प्रजाति के मौलिक गुण को बनाए रखना, कैटरपिलर को उचित पोषण प्रदान करना और उसे रोगों की रोकथाम करना। बीज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मादा लिंग वाले कोए को अलग करते हैं और उसे हाथ या नागाहार मशीन के द्वारा काट लेते हैं और उसमें से मादा प्रोड को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद प्रोबीन सूचक यंत्र या माइक्रोस्कोप द्वारा ये देखा जाता है कि उस मादा में पेब्रिन रोग नहीं होना चाहिए। जिस मादा में पेब्रिन रोग नहीं होता है उससे अंडे प्राप्त कर लिए जाते हैं। बीज की आपूर्ति यह कीट पालक के ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करती है। जो पुराने और अनुभवी कीट पालक है उन्हें अंडे दिए जाते हैं, जबकि जो नए और अनुभवहीन कीट पालक है उन्हें सेकंड इंस्टार अवस्था का कैटरपिलर दिया जाता है। कैटरपिलर की 5 इंस्टार अवस्थाएं होती है और इनके लिए अनुकूलतम तापमान अलग अलग होता है। जैसे कैटरपिलर की फर्स्ट और सेकंड इंस्टार अवस्था के लिए 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, थर्ड के लिए 25, फोर्थ के लिए 24 डिग्री सेल्सियस और फिफ्थ इंस्टार के लिए 23 डिग्री सेल्सियस ताप चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टार अवस्था का पालन पोषण सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जबकि फोर्थ और फिफ्थ इंस्टार अवस्था को नायलॉन के जाल में लटकी हुई या जमीन पर रखी हुई ट्रे में इसका पालन पोषण करना चाहिए। कोया या कोकून का निर्माण, इसमें अपन जानते हैं जब कैटरपिलर परिपक्व हो जाता है तो भोजन लेना बंद कर देती है और अपनी रेशम ग्रंथियों से जो रेशम का धागा बनाती है वो उसके चारों ओर लिपटता रहता है और इस प्रकार कोया या कोकून बन जाता है। इसमें 3 दिन का समय लगता है। फिर कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस कोए या कोकून को उबलते पानी में डाल देते हैं। ऐसा करने से उसका अंदर प्यूपा मर जाता है। ये क्रिया स्टपलिंग कहलाती है। उबलने से कोया है वो मुलायम और उसकी परतें ढीली हो जाती है। अब इस कोए को उधेड़ लेते हैं। ये क्रिया रीलिंग कहलाती है। इसके बाद उस कोए रेशम को पहले बड़े चक्र पर और फिर स्पूल पर लपेट लिया जाता है और इस प्रकार कच्चा रेशम प्राप्त होता है। फिर इस कच्चे रेशम को गर्म पानी में और रसायन से उपचार करते हैं। इसके बाद इसे ऐंठ कर धागे बदल देते हैं। इस प्रकार फाइबर रेशम प्राप्त होता। नेक्स्ट, रेशम कीट में होने वाले रोग। इसमें पहला है पेब्राइन और दूसरा है फ्लेचरी या ग्रे शरीर रोग। पेब्राइन महत्वपूर्ण रोग है जो वायरस द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा हो सकता है। वायरस द्वारा होने वाला पेब्राइन है बेरिशेला बोम्बावाइसिस वायरस से होता है। इसमें 8 या 10 दिन में लार्वा मर जाता है और इसके बचाव के लिए मरे हुए लार्वा को तुरंत अलग कर देना चाहिए। प्रोटोजोआ पेब्राइन में यह नौसेना बोम्बाइसिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह वयस्क और लार्वा दोनों में होता है। वयस्क में इसका शरीर अनियमित होकर के सिकुड़ जाएगा, जबकि लार्वा आकार में छोटा रह जाएगा और प्यूपा बनने से पहले ही वह मर जाएगा। इस प्रकार ये हमने रेशम कीट पालन पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं लक्ष्य या लाख कीट संवर्धन। तो लाख प्राप्त करने के लिए लाख कीट को पालना लाख कीट संवर्धन कहलाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लेसिफर लेका है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग नाम दिए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम लेसिफर लेका है। इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, मतलब इसकी मादा है वो अधिक लंबी, सुर्ख लाल रंग की और पंख युक्त होती है, जबकि इसका नर छोटा, लाल और पंख युक्त होता है। अगर इसका जीवन चक्र देखें तो मादा है वो रेंजिन से बने कोष्ठ में रहती है और यहाँ पर 200 से 500 अंडे उसी कोष्ठ में देती है। इन अंडों से 6 सप्ताह के बाद प्रथम इंस्टार अवस्था का लार्वा बाहर निकलता है। इसके लार्वा को निम्फ या अब्रक भी कहते हैं। ये निम्फ या अब्रक उस पुराने कोष्ठक को छोड़ देता है और उस पोषक पादप के नए गुद्देदार स्थानों पर चिपक कर उसका रस चूसता है। इस दौरान ये अपनी चरम ग्रंथियों से एक लाख नामक रेंजिन का स्त्राव करता है, जो सूख करके
नया कोष्ठ बना देता है। यह लार्वा 6 से 7 सप्ताह तक उस कोष्ठ के अंदर स्थिर जीवन यापन करता है और फिर ये कायांतरण करता है। इसके कायांतरण से 70% मादाएं और 30% नर उत्पन्न होते हैं। नर पंख वाले होने के कारण उड़ जाते हैं, जबकि मादा उसी कोष्ठ में रहकर पुनः अंडे देने का कार्य करती है। लाख कीट अपना जीवन चक्र वर्ष में 2 बार पूरा करता है, पहला अक्टूबर नवंबर में और दूसरा जून जुलाई में। अब देखते हैं लाख कीट कौन से पादपों से पोषण प्राप्त करता है। यह कुसुम, जिसका वैज्ञानिक नाम है शैलीचेरा ओलियोसा, खैर अकेसिया कैटेचू, बेर जिंजीपस मिरीशियाना, बबूल अकेसिया नाइटेला, अंजीर फाइकस कैरिका, पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और शीशम डेलबर्जिया शिशो। अब लाख कीट की खेती 5 चरणों में होती है। पहला चरण है क्षयरोपण। इसमें निम्फ या लार्वा अपने पोषक पादप पर भली भांति व्यवस्थित हो जाता है। यह क्रिया क्षयरोपण कहलाती है। ये 2 प्रकार से होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में प्राकृतिक रूप से वृंदन करता है, मतलब जब अंडे से निम्फ निकल जाता है तो अपने पुराने कोष्ठ को छोड़कर पोषक पादप की नई गुद्देदार टहनियों पर चिपक जाता है। जबकि कृत्रिम क्षयरोपण जनवरी जून में कराया जाता है, जब निम्फ का वृंदन करने का समय होता है। उसके समय पादप की 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी टहनियाँ काट दी जाती है और इन टहनियों को नए पोषक पादप की टहनियों से स्पर्श करके बांध दिया जाता। दूसरा चरण वृंदन। वृंदन का मतलब होता है जो निम्फ या लार्वा है उसका अपने पुराने कोष्ठ को छोड़कर पादप के नए स्थानों पर चिपकने की क्रिया वृंदन कहलाती है। वृंदन के समय निम्फ की पेशियों में संकुचन होता है, जिसके कारण निम्फ जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है उस स्थान से अलग हो जाता है और अपने पुराने कोष्ठ के छोड़ करके पादप के नए गुद्देदार स्थान पर चिपक जाता है। तीसरा चरण फसल काटना। इसमें लाख जमी टहनियों को काटने की क्रिया ही फसल काटना कहलाता है। अलग अलग प्रकार की लाख को फसल काटने के महीने अलग अलग होते हैं, जैसे एरी फसल अप्रैल मई में, कतकी अक्टूबर नवंबर में, अगनी जनवरी फरवरी में और जेठवी व वैश्य की जून जुलाई में काटी जाती है। अच्छा, लाख को अलग करना, इसमें क्या करते हैं, कटी टहनियों पर जो लाख लगी हुई है उसे चाकू से खरोच कर अलग कर ली जाती है। इसमें यह ध्यान रखना है कि वो लाख छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूटे। अच्छा, फसल के पकने का अनुमान कैसे लगाते हैं, तो फसल पकने के 10-15 दिन पहले लाख में दरार पड़ना शुरू हो जाएगी। जो अंडे समूह के अंदर थे वो समूह से अलग होना शुरू हो जाएंगे और ये अंडे दानेदार लगने शुरू हो जाएंगे और लाख का जो बाहर वाला रंग है वो पीला और सूखा हो जाता। अंतिम चरण में लाख को धोना। जो हमने टहनियों से खुरच कर लाख अलग की थी उसे स्टिक लाख कहते हैं और जब इसे धोकर सुखा दिया जाता है तो ये दाना लाख कहलाती है। और धोते समय लाख से लाल रंग का एक पदार्थ अलग होता है जिसे लाख रंग कहते हैं। अगला टॉपिक लाख की किस्में। एरी लाख ऐसी लाख जो फसल के पकने से पहले यानी कच्ची अवस्था में काट ली जाती है। स्टिकी लाख ऐसी लाख जो फसल के पकने के बाद काट के प्राप्त की जाती है। जब स्टिकी लाख को धोकर सुखा देते हैं तो अब दाना लाख प्राप्त होती है और दाना लाख को पीसने पर धूल लाख प्राप्त होती है। दाना लाख और धूल लाख को गर्म करके अगर इनकी चपड़ी बना दें तो उसे चपड़ा लाख कहते हैं। नेक्स्ट, लाख का उपयोग देखें तो ये चूड़ियाँ, बर्तन, खिलौने, पॉलिश, वार्निश, बिजली का सामान बनाने में काम आती है। और जो भारतीय महिलाओं द्वारा मेहंदी के स्थान पर महावर काम ली जाती है वो लाख का लाल रंग ही होता है। ध्यान रखिए, भारतीय लाख अनुसंधान संस्था नामकुन रांची में स्थित है और सर्वश्रेष्ठ किस्म की जो लाख है वो कुश्मी लाख है और ये लाख पलाश और बैर से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार हमने अध्याय 41 समाप्त किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।